हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रामेंद्र मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कोर्स के बारे में। आप सबको ध्यान में है एनसीईआरटी जीएस प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसको बहुत शानदार तैयारी के साथ आपके सामने प्रेजेंट करने वाली है। तो क्या है ये एनसीईआरटी जीएस प्रोग्राम, इसके लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या इसमें होने वाला है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। आप किसी भी टॉपर से जो आपको एक्चुअल इंटरव्यू देंगे, वो नॉर्मली हमेशा बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा जी, एनसीईआरटी पढ़ा। क्या है एनसीईआरटी, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी हम बातचीत करने वाले हैं। अभी हम किसी सब्जेक्ट पर नहीं जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर्स ये बात करने वाला हूँ। तो आप सबने नॉर्मली ये लोगो देखा होगा, आप सब पढ़ करके आ रहे हैं इसको, छठी क्लास से लेकर के 12वीं तक। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है बाकायदा, जो एनसीईआरटी बुक्स प्रिपेयर करती है और जो लगभग पूरे इंडिया में मैक्सिमम जगहों पर सिलेबस का पार्ट है। जो हमारा बेसिक सिलेबस होता है, स्कूल एजुकेशन का सिलेबस है, और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन का भी, उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है एनसीईआरटी की। इसमें डिकेड्स का जिनके पास अनुभव है, दशकों का जो उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ऐसे लोग इस करिकुलम को डिजाइन करते हैं। प्रॉपर कमिटीज होती हैं। कभी अगर आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी की बुक्स में नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस वगैरह पर वहाँ पे लिखा होता है किस किस का हेल्प मिला है इस बुक को बनाने में। तो एक छोटी सी बुक किसी भी क्लास की, चाहे सेवन्थ हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, टेंथ, या कोई भी क्लास एक्स वाई जेड, अगर एक कोई छोटी सी भी 4 5 6 चैप्टर्स की बुक भी होगी, उसको बनाने में भी उसमें 7 8 10 प्रोफेसर्स का, टीचर्स का, प्रिंसिपल का नाम मेंशन होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए। क्यों? बहुत एक्सपर्टीज के बाद ये बुक डेवलप होती है, क्योंकि अल्टीमेटली एनसीईआरटी बना ही किसके लिए है? एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन इज द बेस ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, शिक्षा तो आधार है। तो ये तो है एनसीईआरटी। अब इंपॉर्टेंस और फीचर्स क्या हैं एनसीईआरटी किताबों के, और किस किस को उसको पढ़ना जरूरी होता है, इस पर मैं कुछ चीजें भी करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कराते हैं, तो उसमें सबसे जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, 3 4 अगर हम मेजर कैटेगरीज को ले लें, तो एक सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी होती है? एक बड़ी कैटेगरी होती है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी को आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, आईएफएस बनना हो, इस सब के लिए यूपीएससी सीएससी एग्जाम होता है। या फिर सेम ऐसा ही एग्जाम राज्यों के अंतर्गत होता है, स्टेट्स में होता है, जिसको हम राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में कई बार हम पीसीएस या पीएससी ऐसा सुनते हैं। राजस्थान में आरएएस हो गया, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी हो गया, यूपी में यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी बिहार में हो गया, यूकेपीएससी उत्तराखंड में, ऐसे सब जगह, छत्तीसगढ़, बाकी सब जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सब जगह। मैं पीछे भी एक सेमिनार लेने के लिए मैं अरुणाचल गया, ईटानगर, वहाँ पर एपीपीएससी, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं ये। तो चाहे वो आईएएस, यूपीएससी के एग्जाम्स हो या पीसीएस के, उनमें बहुत बड़ी भूमिका होती है एनसीईआरटी की। क्यों होती है भी बताने वाला हूँ। दूसरा, जो डिफेंस के एग्जाम है, और इसमें भी जो प्रोमिनेंट एग्जाम है जो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि डिफेंस में जो वर्दी वाली नौकरियां होती हैं, खासकर सेनाओं के अंदर, आर्मी हो गई, चाहे वो किसी भी तरह की आर्मी हो, नेवी हो, मिलिट्री हो, या फिर एयरफोर्स हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआईएसएफ हैं, बीएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, ऐसी जो अलग अलग बॉडीज हैं, इसमें दो बड़े एग्जाम होते हैं, एक एनडीए और एक सीडीएस का। ये भी एग्जाम कौन लेता है? ये एग्जाम भी यूपीएससी ही कराता है। एनडीए सीडीएस का एग्जाम भी कौन लेता है? यूपीएससी कराता है। ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था करा रही है। इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जस्ट आफ्टर कॉलेज, मैक्सिमम ये एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं कराती हैं। चाहे वो नीट हो, आपको डॉक्टर बनना हो, या जेई हो, आपको इंजीनियर बनना हो, जेई भी मेंस एडवांस आईआईटी में भी जाना हो, कोई भी, क्लैट हो गया, है ना, आपको लॉ करना है। ठीक है, तो ऐसे तमाम तरह के एग्जाम्स, और भी तमाम ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका उनका बेस ही क्या होता है? पूरे सिलेबस का, पूरे कलम करिकुलम का, पूरे कंटेंट का, पूरे स्टडी मटेरियल का क्या बेस होता है? एनसीईआरटी।
इसी तरीके से जो और तमाम स्टेट्स के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है, जैसे पुलिस का एग्जाम हो गया। अब पुलिस डिफेंस सर्विसेज नहीं है, पुलिस तो स्टेट्स के अंदर होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पुलिस नहीं होती है ना, पुलिस स्टेट की होती है। तो उसके एग्जाम भी कौन कराएगा? स्टेट कराएगा। उसमें भी अलग अलग लेवल के एग्जाम हो सकते हैं, एसआई का अलग होगा, कांस्टेबल का अलग होगा, प्रमोशनल एग्जाम अलग होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। यहाँ सब भी ऐसे ही जो बहुत सारी टीचिंग एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो DSSS हो या अलग अलग राज्यों के अंदर जो लोअर PCS के एग्जाम्स होते हैं, TGT के, PGT के, एंट्रेंस उनके भी, चाहे वो बीएड के एंट्रेंस हो, ऐसे तमाम तरह के जो बहुत सारे और भी एग्जाम हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ऐसे तमाम तरह के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका किसकी होती है? NCERT की। ये एक बात क्यों भूमिका होती है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपको सरकार की नौकरी करनी है, सरकार की सेवा में जाना है, तो सिलेबस कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। सिलेबस कौन लोग बनाएंगे? वो लोग जो वहां पर उस पदों पर बैठे हुए हैं। और वो लोग कौन है? एकेडमिशियंस हैं। उन लोगों ने ही ये किताबें बनाई हैं। इन बुक्स के आधार पर सिलेबस बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई कोई बच्चा जो 12th क्लास का बच्चा है, 12th पास आउट किया है, अब हमें उससे नीट का एग्जाम दिलवाना है, जेई का दिलवाना है, क्लैट का दिलवाना, तो 12वीं तक की जो पढ़ाई करके आया है उसके बेस पर ही एग्जाम पेपर बनाएगा ना। वो क्या पढ़ करके आया है? NCERT पढ़ करके आया है। वो बोर्ड CBSE हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, कुछ स्टेट्स बोर्ड्स भी होते हैं या कुछ अदर बोर्ड्स भी हैं, ICSE बोर्ड्स वगैरह भी, लेकिन अल्टीमेटली मोटा मोटा उन सबका जो बेसिक फ्रेमवर्क है सिलेबस का वो कॉमन होता है। दैट्स व्हाई NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक फिर ये तो हो गया करिकुलम और सिलेबस की बात हो गई कि जब इन एग्जाम्स का सिलेबस बन रहा होता है तो उसका आधार क्या होता है? NCERT। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज NCERT इज द बेस टू फॉर्म द क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं ऐसी परीक्षाओं के, तो आधार बेस का काम कौन करता है? NCERT। किसी फैक्ट पे अगर कोई इशू आएगा, कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो फैक्ट किसका माना जाएगा? जो NCERT में छापा गया है। क्यों? भारत सरकार ने छापी है इस किताब। भाई मैं बात करूं हिस्ट्री की या पॉलिटी की या ज्योग्राफी की, तो उस पर बहुत सारे ऑथर्स की किताबें हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें हैं। अलग अलग ऑथर्स किसी बात को समझाने के लिए कुछ अलग तथ्यों का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। और एग्जाम्पल्स भी अलग हो सकते हैं, तरीके भी बताने के अलग हो सकते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन छाप रहे हैं, छपने में भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर वो गलती होती है, आपने उसको पढ़ लिया, उसके बेस पर आप क्या नाम है एग्जाम में आंसर करके आ गए, वो गलत हो गया आपका। आप बोलेंगे जी मैंने तो उस किताब के अंदर पढ़ा था। सरकार क्या बोलेगी? NCERT में क्या लिखा हुआ है? जो NCERT में लिखे हम तो उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि NCERT सरकारी संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया क्वेश्चंस बनाते हुए बेस होता है। फिर इन सब एग्जाम में विशेषकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, डिफेंस, NDA, CDS, नीट, जेई, एंट्रेंस, क्लैट, ऐसे तमाम तरह की परीक्षाएं जो है, KV केंद्रीय विद्यालय हो गए, और ऐसे तमाम तरह की परीक्षाएं, इसमें पेपर बनाते हुए बेस तो NCERT है ही, बहुत बार वो क्वेश्चंस डायरेक्टली कहाँ से उठा लेते हैं? NCERT बुक से। डायरेक्टली NCERT बुक से क्वेश्चन ग्रैब करते हैं। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं प्रेशर या विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बॉक्स के अंदर जानकारी दे रखी है, कोई फैक्ट दे रखा है, कोई कॉन्सेप्ट दे रखा है, डायरेक्टली NCERT उसी को ग्रैब कर लेगा और वहां पर डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन पूछ लेगा वो। बताओ जी क्या आंसर है? अब अगर आपने NCERT पढ़ी होगी, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू कांट, आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। अब अगर हम इस डायरेक्टली क्वेश्चंस वाले की बात करें, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो डिफेंस के एग्जाम्स हैं, NDA, CDS, और जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इसमें जो GS का पोर्शन है, जनरल स्टडीज का, इसमें 70% प्लस क्वेश्चंस दे वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द NCERT बुक्स। वो सीधे सीधे कहाँ से लिए जा रहे हैं? NCERT किताबों से लिए जा रहे हैं डायरेक्टली। NCERT चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें फैक्ट दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन उठा लिया सीधे सीधे। अभी रिसेंटली पिछले वर्ष अभी हरियाणा का PCS एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन था रिवर्स को लेकर के। अब नॉर्मली एक होता है सेटल्ड फैक्ट, स्थापित तथ्य, सब जिसको मान रहे होते हैं, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद भी होते हैं, यानी कि जो
नॉर्मल सच है उससे भी कुछ अलग चीज़ें भी एक दो हो सकती हैं। वो एक अपवाद था। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से 11वीं क्लास की ज्योग्राफी किताब के अंदर उसको एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था। एंड नाउ व्हाट हैपन, एनसीईआरटी जब हरियाणा पीसीएस ने उस वहाँ पेपर बनाया तो उसने उस बॉक्स से वो जो एक्सेप्शन था, वो जो अपवाद वाला सवाल था, उसको उसने एज इट इज उठाया, पेपर में डाल दिया। सबको क्या लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेप्शन था, एनसीईआरटी ने डाला। जिन जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी, इस बॉक्स को पढ़ा होगा, उनका सवाल ठीक हो गया, आगे सबने गलत किया, है ना। अब सब मान रहे कि नहीं ये ठीक हो ही नहीं सकता, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो तो बोले कि भैया सरकारी किताब है, उसमें से आपको चीज़ें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डिफेंस एग्जाम जितने भी यूपीएससी लेता है, एनडीए सीडीएस लेता हो, या जो तीनों बड़े एंट्रेंस एग्जाम हैं, इसमें 70% प्लस क्वेश्चन कहाँ से डायरेक्टली रेज हो रहे हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको, एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखे मिल जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी और पीसीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का परसेंट तो कम हो जाता है, पर बेस वही रहता है। पीसीएस के अंदर हमको 50% 60% क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से मिलेंगे, यूपीएससी में ये रेशो और कम हो जाता है, लेकिन बेस क्या रहेगा, बेस हमेशा क्या रहेगा, एनसीईआरटी। तो डायरेक्ट नहीं उठाएगा, लेकिन आधार एनसीईआरटी है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ है, बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन एंड कमांड ऑन टॉपिक्स एंड सिलेबस। कॉन्सेप्ट की समझ, क्योंकि एनसीईआरटी की जो भाषा है बहुत सरल होती है, यूज्ड भाषा होती है। इसके लिए लिखी गई है, स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई है, वो 6वीं क्लास की किताब, 7वीं क्लास की किताब, 8वीं क्लास की किताब। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका माइंड सेट, उसका ब्रेन स्ट्रांग हो रहा है, कि मैच्योरिटी बढ़ रही है, तो सब्जेक्ट ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा होता है। शब्दों की कठिनता, डिफिकल्टी लेवल, कठिनता का स्तर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। और इतनी सहज सरल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई किताब अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही होनी है। वैसे ही एग्जाम्पल्स होते हैं। और ओवरऑल किसी भी टॉपिक और सिलेबस पर बहुत अच्छा कमांड, उसका साधन क्या है, एनसीईआरटी है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया है कि जीएस के क्वेश्चंस अगर हम भारत की सब परीक्षाओं को लेकर के चले तो औसतन हमको मिलता है 60 से 70% सवाल जो जीएस के पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली हमको एनसीईआरटी से मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंस की हम बात कर ही रहे हैं, कुछ चीज़ यहाँ पे मैंने और जोड़ी हैं जो आपको ध्यान में आएगा। जैसे नंबर 1, सबसे पहली बात, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाली बात मैंने पहले ही कर दी है कि जो चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। मैं कितना बड़ा ऑथर क्यों ना हूँ, अगर मैंने कोई किताब अपनी लिखी है जो मेरी निजी किताब है, उसमें क्या लिखा है उससे सरकार का मतलब नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, जो मैंने अभी बताया आपको, बहुत सिंपल सहज भाषा में। तीसरा, लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े ऑथर की बुक ले ली, आप पढ़े जा रहे हैं, समझ आपकी डेवलप हुई नहीं है, बेस आपका क्लियर है नहीं, समझ में आने वाली नहीं, तो क्या, एनसीईआरटी, बहुत सहज सरल तरीके से, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस गिवन बाय एनसीईआरटी। स्टैंडर्ड प्रश्न एनसीईआरटी के अंदर हर चैप्टर के साथ में हर तरह के सवाल दिए होते हैं। एक शब्द के सवाल भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं। और वो सवालों का स्तर उसी किताब से बहुत सरल होता है, लेकिन उनके बेस पर आगे फिर जो मैंने बताया था अभी, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस का बेस क्या है, एनसीईआरटी। तो अगर आपने ऐसे सवाल लगा लिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, को पढ़ करके, ऑब्वियस सी बात है आपका कल्याण होने ही वाला है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वहाँ पर हमको मिल रही हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सवाल जो आ ही रहे हैं वो तो मैंने बता ही दिया है, स्पेशली जी मेंस और एडवांस के अंदर, यूपीएससी, पीएससी, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस, क्लैट, ये सब परीक्षाएं हैं जहां पर सीधे सीधे एनसीईआरटी से सवाल उठा के डाले जा रहे हैं। हो सकता है कि वहां पे कोई एक तथ्य बदल दिया जाए, मैथमेटिक्स में डिजिट बदल देंगे, जीएस में तो नहीं बदल सकते ना, जीएस तो स्टैटिक चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस वाली बात हो। अब एक बड़ा इशू ये आता है कि सर ये तो ठीक है, ये हमको पता लग गया कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पक्का है कि एनसीईआरटी के बिना गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने सीधा एनसीईआरटी ना पढ़ा हो, उसका आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, जैसे हमारा ये कोर्स है, उसका किसी और ने कोई क्रक्स दे दिया आपको, उस पे किसी ने नोट्स बना के दे दिया। आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ सर मैंने एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके ऊपर बेस नोट्स तो पढ़े आपने, कोई कोर्स तो किया अल्टीमेटली, लेकिन आपने इनमें से कुछ नहीं किया और आपका क्रैक हो गया एग्जाम, ऐसा भाई मैंने तो नहीं देखा सुना है, ठीक है। लेकिन अगला इशू आता है कि सर ठीक है इंपॉर्टेंस है, पढ़े कैसे एनसीईआरटी, नोट्स उससे बनाए कैसे हम। तो नॉर्मली जो बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है मेरा और बाकी सब जो जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, टॉप किया है अलग अलग स्टेजेस में, दो तरह के मेथड इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताए जाते हैं।
एक मेथड तो क्या होता है, तो हम कहते हैं सब्जेक्ट वाइज मेथड, और दूसरा है टॉपिक वाइज मेथड। सब्जेक्ट वाइज मेथड यानी कि भाई हमने कोई भी एक विषय चुना, मान लेते हैं कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इतिहास की हम बात कर रहे हैं। अब मैंने इतिहास को उठाया और क्लास 30 से मैंने और 12वीं तक 6, 7, 8, 9, 10 जो भी जितनी जहाँ जहाँ पर इतिहास की पुस्तकें उपलब्ध हैं, मैंने उस सबको एक सीरीज से मैं पढ़ता चला गया। एक ये प्रकार है पढ़ने का, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं। लेकिन ये सब पर अप्लाई एज इट इज नहीं होता, क्योंकि अलग अलग क्लासेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इकोनॉमी की एनसीईआरटी 6, 7, 8 में है ही नहीं, 9 से शुरू होती है। अगर मैं इतिहास की ही बात करता हूँ, अब मान लो कोई ऐसा एग्जाम आप दे रहे हैं जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री सवाल, इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में है, वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं, तो आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पर तो वर्ल्ड हिस्ट्री दी हुई है ना। तो ये जो मेथड है ये भी पढ़ने का एक तरीका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने स्कूलों के अंदर ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स पे वेरी करता है। साइंस में एक हद तक ये थोड़ा बहुत अप्लाई हो सकता है, लेकिन वहां भी पूरा नहीं। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, टॉपिक वाइज पढ़ना। टॉपिक वाइज पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो भाई हमने किसी भी विषय का एक टॉपिक उठाया और फिर उस टॉपिक से जुड़े हुए जितना भी कंटेंट या मटेरियल हमको क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक अवेलेबल है, उसको हमने एक बार में पढ़ लिया। का बेनिफिट क्या हुआ, हमारा वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री की हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक उठाया। आज हम इंडस वैली की बात करेंगे तो हमको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में 6th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक में भी दे रखा है, थोड़ी सी जानकारी हमको 11th में डिटेल में दे रखा है, हम लोग दोनों को कोलैब कर लिया। मान लीजिए हम पॉलिटी उठा रहे हैं, ठीक है, और पॉलिटी के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं या हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जानकारी 6, 7, 8 के अंदर भी है, थोड़ी थोड़ी जानकारी है, डिटेलिंग कहाँ पर की हुई है, 11th क्लास से कौन वाली बुक में कर रखी। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और 30 से लेकर के 12 तक उस टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं पूरी एनसीईआरटी में, प्लस कोई ऐसा फैक्ट जो वहां पे तो नहीं दे रखा है, बुक में मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि ये बुक्स हर साल तो नहीं अपडेट होती है, लेकिन वो जरूरी है। अब उसमें अपडेट्स आ गई हैं, वो भी यहाँ पर हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज हमारी 6 to 12 सारी बुक्स तैयार हो जाती हैं, सारे टॉपिक तैयार हो जाते हैं और बहुत डिटेल्ड सीरियल वाइज नोट्स प्रिपेयर हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने का तरीका कौन सा है, ये वाला। हाँ, एकेडमिक्स से पढ़ना होगा तो हम इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि एकेडमिक्स में क्या होगा, भैया हमें 6th क्लास में पढ़ करके कहाँ पर आना है, 7th क्लास में आना है। डिफरेंस क्या होगा एकेडमिक कंपटीशन में, एकेडमिक्स में अगर मान लीजिए 6th क्लास के अंदर वहाँ पर 60 बच्चे हैं, क्लास के अंदर 60 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगर उन सब ने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, इतने नंबर लाने हैं मिनिमम, सबने पूरी की, 60 के 60 वो पास हो सकते हैं। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन में जितनी सीट्स होंगी उतने बच्चे पास होंगे, बाकी बच्चे बहुत योग्य हो सकते हैं, लेकिन जितनी सीट्स हैं उतने ही बच्चे पास होते हैं। इतने एग्जाम में बैठ रहे हैं, पेपर आसान है मुश्किल है, इससे मतलब नहीं होता। यानी कि आपको कोई एक निश्चित अंक लाना है ऐसा नहीं है, आपको दी बेस्ट अंक लाने हैं हमेशा। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए अप्रोच हमारी टॉपिक वाइज अप्रोच रहेगी, और इसीलिए एनसीईआरटी अपना हमारा कोर्स फेमस है, इसीलिए वो आपको हम जो नया कोर्स स्टार्ट होगा उसमें हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप सबको ये बहुत स्पष्ट हो गया होगा। अब एक सवाल बहुत बार आता है बच्चों का, सर नोट्स कैसे बनाएं इसके, तो बहुत सिंपल सी बात है, टॉपिक वाइज हमारी अप्रोच हो गई है, बाकी सब क्लास क्लास में होने वाली है, बाकी सब चीज़ें क्लास में होने वाली है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको केवल 3 काम करने हैं। नंबर 1, जो यहाँ पर क्लास हो रही है उसके नोट्स डिटेल में बनानी है। नंबर 2, बाद में एनसीईआरटी की बुक या पीडीएफ जो हमारे चैनल पे ऐप पे अवेलेबल है उसको पढ़ लेना है। और तीसरा, जो हम प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं उसको लगाना है, बस। तो आपको सेपरेट अलग से सारी किताबें पढ़ करके नोट्स बनाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, सब कुछ नहीं है। हमें इससे शुरुआत करनी है, ये एंड नहीं है। पता लगा 1 साल निकाल दिया एनसीईआरटी की नोट बनाने में ही, तो फिर तो तैयारी होने वाली नहीं है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपको सिंपल नोट्स की बात करेंगे तो आपको क्या फॉलो करना है, केवल एक क्लास फॉलो करनी है। यहाँ पर जो नोट्स बनवाई जा रही है वो विद दैट नोट्स, ये नोट्स आपको प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी जो आपका मीडियम है उसमें इजीली अवेलेबल होगा हमारे ऐप पर इस कोर्स के साथ में ही। ठीक है, एक बात। दूसरा,
बुक्स आपको बुक या फिर उसकी पीडीएफ ये आपको पढ़नी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्लास में नोट्स दे रहे हैं पर तब भी आपको वो पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होने वाली है, ठीक है, और आपका समझ बढ़ने वाला है। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस सेट। तो हर चैप्टर के बाद भी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम ऐड ऑन कराने वाले हैं उस चैप्टर के आधार पर। प्रॉपर छठी से लेकर के 12वीं तक सब विषयों का हिंदी में, इंग्लिश में ये सवाल मिलने वाले हैं। ये आपको करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और आपका एनसीईआरटी कोर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या कवर होने वाला है, तो जो जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें हम कवर करने वाले हैं। 5 बेसिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी या राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं एनसीईआरटी में, कंपटीशन में उसको हम पॉलिटी कह देते हैं। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जिसके अंदर तीनों पोर्शन जो होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों का अपना अपना वेटेज होता है, वो कवर होने वाले हैं। ऐसे ही 2 और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पिछले कई सालों से लगातार उनका वेटेज बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी। इसका वेटेज लगातार बढ़ रहा है, सरकारें सवाल इस पर खूब पूछ रही हैं, और एनसीईआरटी में कहीं भी सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में ये सब्जेक्ट आपको नहीं, कोई किताब नहीं मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी में ही इन दोनों सब्जेक्ट्स पर चैप्टर से उनको पढ़ना है। बच्चे उसको अवॉइड कर जाते हैं, तो उसको पढ़ना है, उस पर नोट्स बनने हैं, हम प्रॉपर क्लास में देंगे, उस पर भी सवाल करना है। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन इसमें कवर होने वाला है। और इस सब को करते हुए छठी से लेकर के 12वीं क्लास तक जितनी भी किताबें एनसीईआरटी की जीएस की किताबें हैं, फ्रॉम रिलेटेड ऑल दीज सब्जेक्ट्स, वो इजीली कवर होने वाला है। नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज मैंने बता ही दिया है, तो ये सब कुछ हमको अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप सब इस कोर्स को करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हैं। यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस के एग्जाम्स, ऐसे तमाम एग्जाम्स की, या नीट जेई वगैरह की भी जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए जिनको बेसिक एनसीईआरटी करना है, ठीक है, जीएस के सब्जेक्ट्स की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए या डिटेल के लिए आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, या जो एप्लीकेशन लिंक है वहाँ पर जाइए, उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे सब जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोर्स में क्लासेस के साथ। हैव अ गुड डे, थैंक यू।